तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। चलिए तो एक और नया चैप्टर लेकर आ गए हैं, नागरी लिपि। नागरी लिपि कौन लिखे हैं? गुणाकर मूल्य। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आगे अब इसमें चलते हैं। नागरी लिपि है, गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है, यही है गुणाकर मूल्य। चैप्टर ये 5 है, चैप्टर नंबर 5 है। आगे हम लोग 4 चैप्टर देख लिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है 2026 का हिंदी का, जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ देखिए गुणाकर मूल्य के बारे में, गुणाकर मूल्य जी के बारे में है। ये कुछ मुख्य मुख्य जानकारियाँ हैं, वो देख लेते हैं इसमें पूरा। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। एक गांव में कहाँ? महाराष्ट्र के अमरावती के एक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। यानी कि वो जो गुणाकर मूल्य जी हैं उनका ये पहला से लेकर के प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ वो गांव में हुआ, यानी कि प्राइमरी तक। ठीक है, आगे है इसमें शिक्षा की भाषा मराठी थी, यानी कि महाराष्ट्र में बोले जाने वाला भाषा जो है वो मराठी है, इसलिए उनका शिक्षा जो हुआ मराठी में हुआ। आगे है उन्होंने मिडिल स्तर तक, यानी कि 6 to 8 मिडिल स्तर बोलते हैं, स्तर तक मराठी पढ़ाई भी उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई भी। फिर वे वर्धा चले गए। कहाँ चले गए? फिर वे 6 to 8 के पढ़ने के बाद वे वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। 2 वर्ष तक क्या किए? हुए नौकरी भी किए। समझिए 10 से 12 साल में, 15 साल में ये इन्होंने 2 साल तक नौकरी भी किए। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। यानी कि वो कहाँ पढ़े? ये इलाहाबाद आए और मैट्रिक से लेके एमए तक कर रहे। क्या चीज़ में? गणित विषय में। सन 2009 में मूल्य जी का निधन हो गया। सन 2009 में मूल्य जी का क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृत जैसे विषयों पर खूब लिखा है। यानी कि जो भी ये लिखे हैं किताब, वे क्या क्या चीज़ पर लिखे हैं? गणित के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास, संस्कृति जैसे विषयों पर ये लिखे हैं। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उन्होंने 2500 यानी कि 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम है अक्षरों की कहानी। कौन कौन से है? अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक और मैंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, ये फिर आगे है अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुणाकर मूल्य जी का जो लिखा गया है ये सब इतना सारा यहाँ से है कि ये किताब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनकी ये सब पुस्तकें हैं। ठीक है, आया बात समझ में? आगे इसमें देख लेते हैं। गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा। क्या है? एक पुस्तक अक्षर कथा है। अक्षर कथा, इस पुस्तक में उन्होंने संसार के प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ठीक है, प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ये वाला लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वाला बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि भारतीय लिपियों की कहानी से क्या लिया गया है? ये गुणाकर मूल्य। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। इससे हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है? ये लिपि नागरी या देवनागरी। हिंदी जो भी भाषा लिखाता है, आप लोग कंप्यूटर में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आज, कि जो कंप्यूटर में हिंदी लिखाता है
या हिंदी भाषा होता है वो देवनागरी लिपि ही है, ठीक है। और कृतिदेव 10 से जो है, कृतिदेव 10 से लिखाता है हिंदी में कंप्यूटर में, ठीक है। ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली की ये प्रमाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को ये बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये रहा ये इनके बारे में जानकारी कुछ, ठीक है। और आगे इसमें चलते हैं, देवनागरी क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, ठीक है। इसका देख लेते हैं उत्तर। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता तब आई है जब लगभग 2 सदी पहली बार इस लिपि के प्रकार बने और पुस्तक छपने लगी, और इसी तरह से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। यानी कहने का मतलब इसमें है, कहने का मतलब कि जब 2 सदी पहले, लगभग 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के प्रकार बने और पुस्तक छपने लगे, ये वाला देवनागरी लिपि में जब पुस्तक छपने लगा तभी ये देवनागरी लिपि में स्थिरता आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? ये वाला VVI लगा लीजिएगा 2026 एग्जाम के लिए। आप लोग 2026 एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन को VVI लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषाएं लिखी जाती है। फिर से ये बात को दोहरा रहे हैं। हिंदी, संस्कृत, प्राकृतिक भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषाएं लिखी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर की ओर, ठीक है। लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। उसका कहना है कि बांग्ला लिपि नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। ये पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, नंदी नगरी किसे कहते हैं? नंदी नगरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? अब क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की ओर, नगरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। नंदी नगरी, यहाँ ये गलत हुआ है थोड़ा सा, ये पाई नहीं होगा। नागरी लिपि को नंदी नगरी कहते हैं। नागरी लिपि को नंदी नगरी कहते हैं। नगरी, यहाँ ये पाई नहीं होगा। नगरी कहते हैं, नंदी नगरी कहते हैं। लेखक ने यह बताया है, नागरी लिपि को नंदी नगरी कहते हैं। लेखक ने यह बताया है कि दक्षिण भारत के शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। दक्षिण भारत के लोगों ने ये नागरी लिपि का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, ठीक है। लेखक ने वहीं दक्षिण भारत को नागरी लिपि नंदी नगरी प्रसंग में उल्लेख किया है, ठीक है। याद रहेगा इतना बात। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दें। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दें, ठीक है। इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर देख लेते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख गुजरात से प्राप्त हुए हैं। वहाँ के नगरी ब्राह्मणों ने सबसे पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नागरी लिपि। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मणी और सॉरी गला फंस गया।
ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो ये इसका उत्तर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का, ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इसकी सिरों रेखाएं उतने ही लंबी होती है जितने अक्षरों की चौड़ाई होती है। यानी कि इसमें ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है। नागरी लिपि को कैसे पहचानेंगे ये समझिएगा कि सिरों की रेखाएं, ये जो ऊपर जो सिरों की रेखाएं है, इसमें यहाँ की लिखें, यहाँ देख लीजिए होती लिखा हुआ है, होती, ठीक है, यहाँ पे होती लिखा हुआ है तो उतने ही लंबी होती है जितने अक्षरों की चौड़ाई होती है। यहाँ यानी कि जितना यहाँ से लिखा हुआ है उतने ही लंबा ऊपर रेखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देख लेते हैं। उत्तर भारत के कुछ ऐसे शासक हुए जिनके सिक्कों पर नागरी लेख देखने को मिले हैं। जिनके सिक्के पर कुछ लेख देखने को, नागरी लेख देखने को मिले हैं। इसमें मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी आदि का नाम आया है। बादशाह अकबर ने एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति थी और नागरी लिपि में राम सीता अंकित था। नागरी लिपि में राम सीता अंकित था, ठीक है, यानी कि लिखा हुआ था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं इसका उत्तर। नागरी को देवनागरी इसलिए कहा जाता है कि नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित था। ये नागरी जो शब्द था ये उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित था। वह बड़ा नगर पटना था। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। इसलिए उत्तर भारत में प्रचलित लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है और वहाँ की लिपि को नागरी लिपि कहा जाता है। वहाँ की लिपि को क्या कहा जाता है? नागरी लिपि कहा जाता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। नागरी की उत्पत्ति से संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध है? संबंध लेखक ने बताया है। क्या संबंध लेखक ने बताया है? फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर, ठीक है। नागरी के उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने यह बताया है कि इसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी और वहां के नगर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। कहाँ के? गुजरात के ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था कि पटना उत्तर भारत का महान शहर है। पटना उत्तर भारत का महान शहर है, इसलिए पटना से नागरी लिपि का विशेष संबंध रहा है। इसलिए पटना से, जो बिहार में ही है, पटना बिहार की राजधानी, आप लोग ये सब बात जानते होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी? ठीक है, इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 का, उपयुक्त जानकारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचार सारे देश में हो गया था। उसका उस समय यह एक सर्वदेशी लिपि थी। उस समय यह एक सर्वदेशी लिपि थी। किस समय? ये ईसा के 8वीं-9वीं सदी के समय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के, नागरी लिपि के साथ साथ अनेक
परदेसी भाषाएं भी जन्म लेती है। अनेक कोची परदेसी भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी में आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है 9वीं सदी के आरंभिक में, यानी कि शुरू में ही साहित्य मिलने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आकर बस गए, वहां अपना शासन खड़ा कर लिए। मिहिर, भोज, महेंद्र पाल आदि प्रसिद्ध प्रतिहार शासक हुए। ये क्या थे? ये प्रसिद्ध प्रतिहार शासक थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निबंध के आधार पर कालक्रम से नगरीय लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। निबंध के आधार पर, यानी कि ये निबंध के आधार पर बताया गया है। निबंध, उत्तर इसका देख लेते हैं। निबंध के आधार पर नागरी लिपि का इतिहास अत्यंत पुराना है। निबंध के आधार पर नागरी लिपि का इतिहास अत्यंत पुराना है। इसके बारे में जो प्रमाण दिए गए हैं, इसके बारे में जो प्रमाण दिए गए हैं, सभी प्रमाण काल्पनिक है। सभी प्रमाण क्या है? काल्पनिक है। लेखक का कहना है कि दक्षिण भारत में नगरी लिपि का जन्म हुआ है। दक्षिण भारत में नगरी लिपि का जन्म हुआ है। वहां के जितने भी शासक हुए सभी इसका प्रयोग किए। उत्तर भारत के जितने शासक हुए सभी इस लिपि का इस्तेमाल किया। उत्तर भारत के इसी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। उत्तर भारत के इसी लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो ये यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। आगे आ गया चैप्टर बहादुर। तो बहादुर चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा कि जानकारी मिला है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं नीरज कुमार आर्या में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।